नमस्कार। आज हम बात करेंगे हॉर्नबर्ड्स के बारे में, जो कि ब्रायोफाइट का एक तीसरा सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे। हॉर्नबर्ड्स क्यों कहते हैं ये बात हमें मालूम है। इसके स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। तो ये सारे जो हैं हॉर्न लाइक सींगों की तरह होते हैं, तो इसको हॉर्नबर्ड नाम दिया गया। और एंथोसिरोटॉप्सिडा या एंथोसिरोप्सिडा, ये इसके बाकी नाम भी हैं जो वक्त वक्त पे लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी में हॉर्नबर्ड बोलते हैं, और इसमें जो मोस्ट कॉमन एक जीनस आता है वो एंथोसरॉस है, और उसी के नाम पर इसका ऑर्डर है, फैमिली है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट होता है, और इसकी जो फाइलोजेनी है वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और क्योंकि उसके जो फाइलोजेनी में एफिनिटीज़ हैं वो अलग अलग ग्रुप से पाई जाती हैं, कुछ मॉसेस की हैं, कुछ लिवर वर्ल्ड की हैं, और कुछ हो सकता है एल्गी की भी मिल जाती हैं, और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो टेरिडोफाइट से भी मैच करती हैं। तो उस केस में ये बड़ा एक सिंथेटिक किस्म का एक ऑर्डर बन जाता है, और इसलिए इसमें सवाल जो है वो ज़्यादा ही आते हैं। तो ऐसे तो रिप्रेजेंटेशन कम है दुनिया भर में, लेकिन अगर सवालों की बात करें तो सवाल इसमें बहुत आते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ब्रायोफाइटा का, और हमारे लिए आखिरी पार्ट है ब्रायोफाइटा का, हॉर्नवर्ड्स। सेलिएंट फीचर्स देखें, एकदम जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे करेक्टर हैं जिनके आधार पर हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, तो उनके बारे में बात करें। हॉर्नवर्ड्स, ये जो नाम दिया गया है, ये हॉर्न लाइक अपीयरेंस है, जो कि स्पोरोफाइट का होता है। जो कैप्सूल हैं वो हॉर्न लाइक होते हैं, दैट इज़ वाई द प्लांट्स आर नोन एज हॉर्नवर्ड। हॉर्नवर्ड्स बिलोंग टू द फाइलम एंथोसिरोफाइटा। और क्लासिफिकेशन अगर हम इसका देखें तो एंथोसिरोफाइटा में ये चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो जो इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंट्री के मुताबिक, और डिफरेंट बायोलॉजी भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग देते हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो फ़िलहाल इसमें 6 जनरा हैं और 100 स्पीशीज़ हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जो जनरा इसमें इंपॉर्टेंट है, एंथोसरॉस है, डेंड्रोसरॉस है, मेगासरॉस है, फियोसरॉस है, ये ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दो हैं वो उतने कॉमन नहीं है, नोटोथाइलस है, और इसी तरह से दूसरे जो जीनस हैं अगर हम बोलें तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इनका होता है। कि जो चार आपको ये बताए गए, डेंड्रोसिरॉस, एंथोसिरॉस, मेगासिरॉस और फियोसिरॉस। तो इसके अलावा जो मिलेंगे वो फियोसिरस एक है, वो बहुत कम मिलता है, और नोटोथाइलस है, वो कम मिलता है। अपीरियंस क्या होता है? अपीरियंस में तो ये पता ही चल गया कि हॉर्न लाइक इसमें जो स्पोरोफाइट है यही सबसे बड़ा इसका पहचान का कारण बनता है। बाकी थैलस डॉर्सिवेंट्रल होता है, जैसे कि और ब्रायोफाइट्स में होता है, थैलाइड ब्रायोफाइट्स में। और इसके अलावा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इनमें कॉलोनीज पाई जाती हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसमें नॉस्टॉक मिल जाता है। और इस वजह से एक ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी इस्तेमाल करने की इसकी बात चलती रही है। लोग करते रहे हैं कि इसको भी हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नॉस्टॉक पाया जाता है जो नाइट्रोजन को एसिमुलेशन में बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। तो इनकी सेल्स में जो है नॉस्टॉक की कॉलोनीज़ होती हैं। तो इस वजह से इसको एक ये इसका प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है फ्यूचर में, और अभी भी कुछ जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी छोटे स्केल पर इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हो सकता है कि एंथोसिरोफाइटा के जो मेंबर्स हैं का इस्तेमाल एज अ बायो फर्टिलाइज़र होने लगे। तो अब देखते हैं कि एंथोसिरोफाइटा या एंथोसिरोटॉप्सिडा दोनों बात एक ही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिंगल फैमिली इसकी एंथोसिरोटी है, हालांकि कुछ लोगों का फैमिली में भी जो है वो डिफरेंसेस हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, एंथोसिरोटी सारी नहीं होनी चाहिए। और दो फैमिली और भी बना दी गई थी, फियोसिरोटी और इसके अलावा नोटोथाइलेसी, लेकिन फिर बाद में यही हुआ कि एक ही फैमिली रखी जाएगी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, एक फैमिली तो गलत है, इसमें नोटोथाइलस बिल्कुल अलग तरीके का एक जीनस है, और तो उसमें फैमिली अलग हो जानी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुलर, रिमर्स, इन लोगों ने काफ़ी इसमें रिसर्च करी, और जो सिंगल फैमिली थी बाद में उसमें 3 करी गई, फाइनली यहाँ पर 2 कर दी गई, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। कुछ लोग जो जितने भी जो सिरोस करके आते हैं, जैसे फियोसिरोस, मेगासिरोस, डेंड्रोसिरोस, इनके लिए अलग फैमिली की मांग करते हैं, और उसको बोलते हैं कि फियोसिरोटेसी बनना चाहिए, जो अभी तक
कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको एक ही सिरोटेसी के अंदर ही मानते हैं, अलग से नहीं कंसिडर करते हैं। तो जो आखिरी वाली फैमिली नोटोथाइलेसी है, इसमें नोटोथाइलस होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हॉर्नबल्ट होता है। इसको भी आप जब भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या करेक्टर इनके हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जनरा 6 हैं, बाकी चीज़ों में जो है आफत होती रहती है इधर उधर, लेकिन जो जनरा की बात करें तो 6 जनरा माने गए हैं। उसमें एंथोसिरॉस है, फोलियोसिरॉस है, फियोसिरॉस है, मेगासिरॉस है, डेंड्रोसिरॉस है और नोटोथाइलस है। तो मेजर जनरा एंथोसिरॉस, फियोसिरॉस, नोटोथाइलस, डेंड्रोसिरॉस, मेगासिरॉस और एक ये एस्पिरोमिटस। कभी जो है वो बताया गया था, उसको फिर सिनोनिम कर दिया गया और एस्पिरोमिटस जो है वो चला गया फियोसिरस में। तो कुल मिला के ये 6 जनरा मिल जाते हैं। 4 जनरा एंथोसिरॉस, मेगासिरॉस, डेंड्रोसिरॉस, नोटोथाइलस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है यूनिवर्सली, और बाकी जो हैं वो थोड़ा कम मिलते हैं। दिस ग्रुप डिफर्स इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर ब्रायोफाइट्स। अब यही बात है कि इसको सिंथेटिक ग्रुप बोलते हैं, और कुछ का मानना है कि ब्रायोफाइट से अलग ही कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी ब्रायोफाइट के बहुत से करेक्टर इसमें मिलते हैं, इसलिए रखा गया है। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि अलग कर दिया जाए। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक हम देखें तो इसको इंटरमीडिएट मानते हैं हेपेटिकोप्सिडा और मसाई के बीच में, ब्रायोप्सिडा के बीच में। द ग्रुप इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरमीडिएट पोजीशन है 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में, हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में। तो जाहिर सी बात है दोनों के करेक्टर इसमें मिलते हैं। अभी देखते हैं कि करेक्टर कौन कौन से ये दोनों के समाहित करता है। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रुप। अब कौन कौन से मोस्ट करेक्टरिस्टिक हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट थैलॉइड है और डॉर्सी वेंट्रल है, ये मार्केंचियल्स की तरह आ गया, हिपैटिकी की तरह आ गया। राइजॉइड सिंपल होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ये भी हिपैटिकी की तरह आ गया। ट्यूबरकुलेट राइजॉइड वेंट्रल स्केल्स ये एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा डिफर कर गई। यहाँ पर आप ये फिगर्स देख रहे हैं जो कि इनके डॉर्सी वेंट्रल थैलस दिख रहे हैं, इसके ऊपर ये स्पोरोगोनियम दिख रहे हैं, और साथ में ये कोलुमेला दिख जाता है बीच में, क्योंकि कोलुमेला ही इसकी बैकबोन होती है, जो ये इतने इलोंगेटेड कैप्सूल्स होते हैं हॉर्न लाइक। तो ये जब स्प्लिट करते हैं तो कोलुमेला हमें बीच में दिखाई पड़ती है। तो इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म के थैलस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सब मिला के कोई भी बात हो तो डॉर्सी वेंट्रल थैलस होंगे, और उसमें इन्वॉल्यूकर होगा। इन्वॉल्यूकर में पहले तो आर्चिगोनियम होती है, फर्टिलाइज होने के बाद वो स्पोरोफाइट का निर्माण करती है, जो कि बहुत इलोंगेटेड सींगों की तरह या हम कहें हॉर्न की तरह होते हैं। तो ये एक फिगर है एंथोसिरॉस पंक्टिटस का। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ये कैप्सूल, जो कि नीचे से ग्रीन है, ऊपर से ब्राउन होने लगते हैं। ये थैलस है डॉर्सी वेंट्रल। यहाँ पर इसका ये कैमरोलुसिडा डायग्राम दिख रहा है, उसमें भी लगभग ऐसे ही दिख रहे हैं आपको। ये थैलस दिख रहे हैं रोजेट फॉर्म में ग्रो करते हुए, और ये इसके स्पोरोफाइट दिख रहे हैं। इसी तरह से कुछ में कभी कभी कुछ स्पीशीज़ में थैलस ये इस तरह से थोड़े से छितरे टाइप के होते हैं, इतने इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो ऐसी भी फॉर्म मिलती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं एंथोसिरॉस की, एंथोसिरॉस पंक्टेटस, एंथोसिरॉस भारद्वाजवाई, एंथोसिरॉस क्रिस्पेटस। तो बहुत सी स्पीशीज़ हैं उसमें, सब में थैलस की मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही थोड़ी अलग अलग बताई जाती है। करेक्टरिस्टिक अगर एक कुछ देखें जो कि सभी में मिल जाते हैं सारी स्पीशीज़ में, तो ये है कि टिश्यू जो थैलस है, उस थैलस का टिश्यू वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। एयर चैम्बर, एयर पोर ये एब्सेंट होते हैं। थैलस पॉजेस लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये एल्गल एंसेस्ट्री दिखाता है। ये बात जो है ये एल्गल के आसपास जाती है कि इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट मिलता है और पायरिनॉइड मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलवॉक्स में और क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, उस तरह से इसमें भी मिल जाता है। एंथ्रीडिया जो होते हैं वो एंडोजीनस ओरिजिन इनका होता है, क्योंकि ये हाइपोडर्मल सेल्स ओरिजिनेट होते हैं और डॉर्सल साइड पे ही बनते हैं। एंथ्रीडिया डेवलप विद इन दी एंथ्रीडियल चैम्बर, पर्टिकुलर चैम्बर होता है जिसमें कोई कैविटी जैसी नहीं होती, खुला हुआ नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब वॉल से पूरा ये ढका हुआ है, और ये क्लस्टर में बनते हैं। तो कुछ तो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ इसमें से मेच्योर हो गए हैं, कुछ इमेच्योर हैं। और ये बीच का जो पार्ट है ये मांस बनाता है, जिससे कि बाद में इस तरह के मेल स्पर्म्स बन जाते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं जब
ये ऊपर की वॉल यहाँ से रप्चर करती है। आर्चिगोनियम देखें तो आर्चिगोनियम सिंपल सी होती है, जैसे ब्रायोफाइट में होती है कि भाई एक सेल है, वेंट्रल कैनाल सेल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 नेक कैनाल सेल्स आ गई और ऊपर की तरफ ये कवर सेल्स आ गई। स्पोरोगोनियम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पार्ट है वो यही है एंथोसिरोस से। तो यहाँ पर होता ये है कि चारों स्टेज हमें स्पोर डेवलपमेंट की मिल जाती हैं। एक वो स्टेज है जहाँ पर सिर्फ सेल्स बनी हुई हैं, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है और उसमें इलेटर मदर सेल स्पोर मदर सेल बनती हैं। फिर वो फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होती है, इलेटर मदर सेल में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता। और फिर फाइनली हमें स्पोर टेट्राड दिखाई पड़ते हैं और सूडो इलेटर दिखाई पड़ते हैं। बीच में ये कोलुमेला चल रहा है, तो जब ये स्प्लिट कर जाता है तो ये कैप्सूल इस तरह से रप्चर होते हैं। ऊपर से एकदम से रप्चर नहीं होते, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और ये कोलुमेला यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे इसमें मैच्योरेशन होता रहता है और नीचे से ग्रोथ भी लगातार होती जाती है। तो ऊपर से ये नीचे की तरफ तो इसका ये जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है और ग्रोथ जो है नीचे से ऊपर जा रही है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करते हैं ये जो कैप्सूल होते हैं पर्टिकुलर इस हॉर्नबर्ट के सारे। द स्पोरोगोनियम अराइज फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस, क्योंकि आर्चिगोनियम डॉर्सल पे था तो स्पोरोगोनियम वहीं से निकलेगा। इट इज़ एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमें ये दिख रहा है। कंसिस्ट ऑफ फुट मेरिस्टेमेटिक रीजन और कैप्सूल। तो फुट सीटा नहीं होता, सीटा की जगह पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। द वॉल ऑफ स्पोरोगोनियम कंटेन क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्पोरोगोनियम की वॉल है क्लोरोफिल कंटेन करती है। द सेंट्रल स्टेराइल पोर्शन ऑफ कोलोमेला, जो सेंट्रल पोर्शन है कोलोमेला है, जो बैकबोन की तरह काम करता है इस लंबे लंबे जो इसमें कैप्सूल होते हैं उसका। और ये चारों तरफ से सराउंडेड होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। और इसमें इलेटर भी प्रेजेंट होते हैं, हालांकि वो सूडो इलेटर कहलाते हैं क्योंकि उसमें जो स्पायरल थिकनिंग है और जो उनका मूवमेंट है जिस तरह से हिपैटिकी में होता है उस तरह से इसमें नहीं होता। द स्पोरोजिनस मास डेवलप फ्रॉम एम्फीथीसियम, ये याद करने की चीज़ है कि स्पोरोजिनस एम्फीथीसियम से बनता है। जब भी कोलोमेला बनेगा तो कोलोमेला हमेशा एंडोथीसल ओरिजिन का होगा, तो स्पोरोजिनस मास एम्फीथीसियम का ही बनेगा। जहाँ पर कोलोमेला नहीं होता वहाँ पर स्पोरोजिनस मास जो है वो एंडोथीसल ओरिजिन का होता है। तो एक छोटी सी ये बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फैमिली एंथोसिरोटेसी की, जिसके अंदर एंथोसिरोस रखा गया, फियोसिरोस रखा गया, स्पायरोमीटस रखा गया, जिसको बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था फियोसिरस। और फिर डेंड्रोसिरोस है और मेगासिरोस है। तो ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं, इसमें इनके ये फिगर बने हुए हैं। सभी एक जैसे ही लगते हैं, बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं, उसी के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फील्ड में हम देखेंगे तो हम जो कलेक्शन करेंगे वो अभी यही मान के करेंगे कि एंथोसरॉस मिल गया है। वो तो बाद में जब आप डिटेल स्टडी करते हैं लैब के अंदर आने के बाद तब हमें पता चलता है कि एंथोसरॉस के अलावा भी दूसरे हॉर्नबर्ड्स मिले हुए हैं। करेक्टरिस्टिक स्पोरोगोनियम, ये इसकी पहचान है, चाहे फील्ड में हो या लैब में हो। अगर ये स्पोरोगोनियम दिख रहा है इस तरह का हॉर्न शेप, तो ये तो तय बात है कि ये एंथोसिरोटी फैमिली और एंथोसिरोटेल्स ऑर्डर है। तो ये लीनियर होता है, वर्टिकल होता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है क्योंकि कोलोमेला इसमें सपोर्ट करता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल वॉल में। आर्किस्पोरियम जो है वो एम्फीथीसियम से अराइज होता है, अभी बात हो चुकी है। लेटर फोर सेल्ड होते हैं और इसमें कोई थिकनिंग नहीं पाई जाती जैसे कि हॉर्न वर्ल्ड में मिलती है, और सॉरी लीवर वर्ल्ड में मिलती है, और जिस वजह से इसको सूडो इलेटर कहते हैं ना कि इलेटर कहते हैं। द जीनस, ये जो है अभी आगे डिटेल स्टडीज़ की हम करने जा रहे हैं। तो अब ये जीनस एंथोसिरोस आया। यहाँ पर हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 200 स्पीशीज़ जीनस की मिल जाती दुनिया भर में, और इंडिया में भी 25 स्पीशीज़ मिलती हैं, जिसमें यह एंथोसिरोस हिमालयंसिस है, एंथोसिरोस इरेक्टस है, एंथोसिरोस चंबेनेंसिस है। अब ये जो है वो जो मिलने वाली जगहें हैं उसमें ज़्यादातर ये वेस्टर्न हिमालय से मिली है, मसूरी से, कुमायूं हिल्स और चंबा वैली। और जो इनकी ऊंचाई है, जहाँ से जिस ऊंचाई के बाद ये मिलना शुरू होते हैं तो 5000 से 8000 फीट के बाद से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिलने लगता है। साउथ इंडिया के नीलगिरी हिल्स रीजन से जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर भी ये प्लांट मिल जाते हैं। और जितनी भी स्पीशीज़ हैं इनका जो प्रिफर प्लेस होता है वो शेडी और मॉइस्ट होता है।
और वहीं पर ये मिलती हैं। तो जब हम कलेक्शन करते हैं तो इस तरह की जगहों में हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिलेगा। तो साइटोडियम भी मिलता है और एंथोसरॉस भी मिलता है, दोनों का जो हैबिटेट है वो ऑलमोस्ट एक सा ही होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थैलस के, तो यहाँ पर हम देख लें कि थैलस स्मॉल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डार्क ग्रीन है, डिफरेंशिएटेड डॉर्सी वेंट्रली, तो वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस तो है ही है। मिडरिब जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होती, या हम ये कहें कि एब्सेंट होती है तो भी ठीक है। और डॉर्सल सरफेस में जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग उसमें अपीयरेंस देते हैं। जैसे कि एंथोसेरॉस लेविस है, वो स्मूथ होती है डॉर्सल सरफेस, और जो क्रिस्पुलस है वो क्रिस्पी होती है, स्मूथ नहीं होती, इसीलिए नाम ही एंथोसेरॉस क्रिस्पुलस रख दिया गया है। और अगर स्पाइंस और रिजेस पाई जाती हैं तो वो फ्यूजीफॉर्मिस में आ जाता है। तो सभी में क्या है कि आप ये तो वो हो गए कि जो डॉर्सल सरफेस से हम देख कर अलग अलग बता देते हैं, लेकिन जो कुल कॉमन करेक्टर हैं वो एक से ही हैं। वो क्या है कि स्मूथ वॉल्ड तो रहेंगे ही, राइजोइड सिंपल होंगे, वेंट्रल स्केल और ट्यूबरकुलेट राइजोइड ये एब्सेंट होते हैं। थैलस का कलर एक सा ही होता है, नॉस्टॉक कॉलोनी सभी में पाई जाती है। तो ये करेक्टर कॉमन हो गए। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकल फीचर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल थैलस है क्योंकि डिफरेंशिएशन है नहीं। पेरेंकाइमेटर सिंपल सेल्स का ही बना होता है, एयर चैम्बर एयर पोर एब्सेंट होते हैं, सेल्स भी जो होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक और यूनिफॉर्म। और सारी सेल्स में जो है वो एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और सिंगल पायरिनॉइड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट सुपरफिशियल द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सुपरफिशियल सेल्स आर लॉन्गर देन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द अदर सेल। जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनमें लॉन्गर होता है, बाकी उतना लॉन्ग नहीं होता। और इसमें नॉस्टॉक की कॉलोनीज भी पाई जाती हैं अलॉन्ग विद म्यूसिलेजिनस कैविटीज। देयर इज नो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज नॉस्टॉक कॉलोनीज एंड थैलाई। हालांकि इसमें कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता, अपना बिल्कुल उनका कोई एक दूसरे से वास्ता नहीं होता, सिवाय एक शेल्टर मिल जाती है। तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नुकसान यहाँ पर अभी तक नोट नहीं किया गया है। ग्रोथ एपिकल होती है, एपिकल ग्रोथ ब्रायोफाइट में हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और इसमें जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इसको माना हुआ है। द एपिकल ग्रोथ ऑफ द एंथोसेरॉस इज कंट्रोवर्शियल टॉपिक, वेदर इट टेक्स प्लेस बाई सिंगल एपिकल सेल और बाई ग्रुप ऑफ एपिकल सेल। तो जो विवाद है वो यही है कि सिंगल एपिकल सेल से होता है या ग्रुप से होता है। स्मिथ ने 1955 में कहा कि ये सिंगल एपिकल सेल से होता है, लेकिन लिटचेप इन्होंने कहा कि ये सेवरल मार्जिनल एपिकल सेल से होता है। मेहरा और हंडू, ये इंडियन थे, इन्होंने कहा कि द एपिकल ग्रोथ इन एंथोसेरॉस इरेक्टस एंड एंथोसेरॉस हिमालयंसिस, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं उनसे होता है। तो उन्होंने लिटजेप को सपोर्ट किया। तो फाइनली अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और ये भी अभी भी विवाद का विषय है। तो हमें ये करना है जब लिखना होगा तो इधर बाई सिंगल एपिकल सेल और ग्रुप, और बाई ग्रुप ऑफ एपिकल सेल्स, उसमें ब्रैकेट में आप दे दीजिए स्मिथ और मेरा, हंडू या फिर लिटजेप का रेफरेंस। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही होते हैं। वेजिटेटिव में जो है वो कई एक तरीके हैं। पहला तो यही है प्रोग्रेसिव ग्रोथ और डेथ ऑफ थैलस, किसी भी ब्रायोफाइट में इस तरह से तो होता ही होता, खासकर जो थैलाइड लिवर बल्ट हैं उनमें। और दूसरा दूसरा ट्यूबर से है, तो ट्यूबर ही इसमें किनारे किनारे बन जाते हैं थैलस के, और यही ट्यूबर जब अलग हो जाते हैं तो नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाते हैं या नए प्लांट में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। और ये सब किस में मिल जाते हैं? एंथोसेरॉस लेविस, एंथोसेरॉस ट्यूबरोसा, एंथोसेरॉस हेलाई, एंथोसेरॉस पर्सोनाई, एंथोसेरॉस हिमालयंसिस। तो इंडिया की जो तीन स्पीशीज़ मिलती हैं तीनों में ट्यूबर्स मिलते हैं। इसके अलावा जिमा भी बन जाते हैं, जैसे कि एंथोसेरॉस ग्लैंडुलोसस में जिमा बनते हैं, एंथोसेरॉस फॉर्मेसी में जिमा बनते हैं। तो यहाँ पर जमे से भी हो जाते हैं। परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस से भी होता है, इसको कैम्बल ने नोट किया था। और जो स्पीशीज़ उन्होंने देखी थी वो एंथोसेरॉस पर्सोनाई, एंथोसेरॉस फ्यूजिफॉर्मिस थी, जो कि गर्मियों में बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं। सिर्फ इनका जो अपेक्स होते हैं वो रह जाते हैं ज़िंदा, और उनकी जो आसपास की सेल्स हैं वो अपने आप को एक तरह से उन पे निछावर कर देती हैं और उस तरह से उनको कवर अप करती हैं कि वो जो टिश्यू है वो लाइव रहे। और जब भी कंडीशन बेहतर होती है
जो ड्रॉट ख़त्म हो जाए उसके बाद वो फेवरेबल कंडीशन में नए थैलस में जर्मिनेट कर जाए। इसको कहते हैं परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस। मतलब सब कुछ तो मर गया लेकिन जो एपिकल पोर्शन है, चाहे वो सिंगल सेल वाला हो या ग्रुप वाला हो, वो अपने आप को बचा के रखता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया में ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें जो डिटेल में तो आप किसी भी किताब में पढ़ लेंगे, बीएससी में ये पढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुपरफिशियल सेल से शुरू होता है ये, और फिर उसके बाद कई एक स्टेज डिवीज़न के होते हैं, और फाइनली जब सारा डेवलपमेंट हो जाता है तो ये रप्चर करता है, और रप्चर करने के बाद इस तरह के एंथ्रोजॉइड रिलीज़ होते हैं जो पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं। तो ये अब बस इसमें जो बातें याद रखनी है वो क्या है कि एपिकल सेल के पास में कुछ सेल्स जो होते हैं वो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, सरफेस सेल्स होते हैं, जो कि फर्टाइल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर डिवीज़न होता है, दो दो सेल बनते हैं, फिर इस तरह से 3 सेल बनते हैं। फिर उसके बाद कुछ में डिवीज़न जो है वो बहुत रैपिड होता है, कुछ में डिवीज़न थोड़ा कम कम होता है। तो सेंट्रल सेल बन गए और पेरिफेरल सेल बन गए। उसी में फिर डिफ्रेंशिएशन होता है और फिर ग्रुप ऑफ जो एंथ्रीडिया हैं वो बनते हैं। वो फिर ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया में जैकेट लेयर बाहर बनती है, अंदर की तरफ स्पोरोजिनस मास बनता है। स्पोरोजिनस मास एंड्रोसाइट बनाता है, एंड्रोसाइट से एंथ्रोसाइट्स बनते हैं, और जब मेच्योर होता है तो ये एपिकल पोर्शन से रप्चर करता है और रिलीज कर देता है इस तरह के बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड या मेल स्पर्म, और ये फीमेल तक पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथोसोरस में ये होमोथैलिक भी थैलस हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन मिलती है। जो होमोथैलिक स्पीशीज़ हैं उनमें आप याद रखें फ्यूजीफॉर्मिस है, पंकटेटस है। कश्यप 1915-1929 जो कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं, इन्होंने एंथोसोरस हिमालयंसिस को बताया था कि ये डायोशियस है, हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ है। लेकिन मेहरा और हंडू इन्होंने कहा कि ये होमोथैलिक स्पीशीज़ है बट प्रोटेंडरस है, मतलब मेल पहले बन जाता है फीमेल बाद में बनता है। तो इनका ये कहना था कि कश्यप ने जब देखा होगा तो मेल पहले बन गया होगा, तो उनको लगा ये मेल थैलस है, और जब वो उसका मैच्योर होकर उसने रिलीज़ कर दिया तो फिर उनको कोई फीमेल दिख गया होगा, तो उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ जो दूसरी हैं वो परसोनाई है, हेलाई है, इरेक्टस है, ये भी होते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स ये एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया होंगे जो डोर्सल सरफेस पे एम्बेडेड कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे साइथोडियम में मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम एंड इट्स डेहिसेंस। अब जो मैच्योर एंथ्रीडियम है जिसका अभी हमने फिगर देखा था, ऊपर से डेहिस कर रहा था, तो ये क्लब लाइक होता है, स्टॉक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो एंथोसोरस लेविस है उसमें 4 रो ऑफ सेल्स का बना होता है। तो ये रोज ऑफ सेल जो हैं डिपेंड करती हैं स्पीशीज़ के ऊपर, और फिर ये सिंगल लेयर जैकेट से घिरा होता है, ये कॉमन चीज़ है। मैचुरेशन होने पर जो एंथ्रीडियम है वो मैच्योर होता है, तो जो इसकी रूफ है, जो पोर्शन आपने देखा था इस तरह का बना हुआ और यहाँ पर ये रप्चर कर रहा था, तो इसको कहते हैं रूफ। ये रप्चर करती है, डिसइंटीग्रेट होती है, और इसके ऊपर जो कवरिंग है वो भी डिसइंटीग्रेट होती है, ये भी ख़त्म हो जाती है, जो क्योंकि पूरा इनक्लोज होता है, ये भी हट जाती है, और फिर यहाँ से भी हट जाता है, और ये पूरा रास्ता खाली हो जाता है जहाँ से जो एंथ्रोजॉइड बने हुए थे बाईफ्लैजिलेटेड वो तैरते हुए बाहर की तरफ आते हैं और आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीएससी की बताई हुई हैं, इसमें हम इतना अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली प्लांट को पढ़ना है, डेवलपमेंट नहीं है। एंथ्रोजॉइड क्या होते हैं? स्पिंडल लाइक बाइसिलेटेड, फिगर आपने पीछे देख लिया, ये सीलिया फ्लैजिला जो है एंटीरियर एंड से अटैच होते हैं, और ब्लिफेरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। जैसे कि बहुत से जो एल्गी हैं उनमें भी ब्लिफेरोप्लास्ट पाया जाता है, फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स क्लेमाइडोमोनास है, वैसे यहाँ भी मिलता है। तो ये भी एक अलग करेक्टर होता है जो इसमें देखा जाता है। द एंथ्रोजॉइड स्विम इन वाटर बाय द लैशिंग मूवमेंट, इस तरह से भी एल्गी के जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो भी इसी तरह से लैशिंग मूवमेंट करके तैरते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये तो एक इमेच्योर है, उसके बाद जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनसे एंथ्रोजॉइड निकल आते हैं एंथ्रीडिया से, और उससे पहले ये रूफ हटती है, रूफ के बाद ये पोर्शन जो इसका एपिकल पोर्शन एंथ्रीडियम का वो रप्चर करता है, और फिर ये रिलीज होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, जिनको इन स्पर्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है अगर हम नेचर में देखें कि मास ऑफ एंड्रोसाइट्स उसका एक बादल सा बन जाता है,
और वो जो पानी की फिल्म है उसमें तैरता हुआ बढ़ता है किस तरफ। जो फीमेल पार्ट है आर्चिगोनियम है वो भी तब तक क्या होगा, उसमें भी डिसइंटीग्रेशन वगैरह हो जाता है और एक एक्सेल बचती है और बाकी सब जो है वो निकल के बाहर आ जाता है और एक ये टीले नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं माउंड ऑफ म्यूसिलेज। तो इसमें वो सारा मटेरियल होता है सिवाय एक्सेल के जो जिसने पहले आर्चिगोनियम बनाया था। अब ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस म्यूसिलेज में जाकर इंटेंगल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पहुंच जाते हैं। जो कैप सेल है वो भी स्प्लिट कर जाती है और ये कैविटी मिल जाती है जिससे यहाँ पर आके एक्सेल को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम, तो इसमें वेंट्रल कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल है और इसमें इसके अलावा एक्सेल होता है। तो ये सारे जो आर्चिगोनियम में कोई भी ब्रायोफाइट में आप देखें तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ नंबर ऑफ जो सेल्स हैं नेक कैनाल सेल्स उनको आपको देखना होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें वही होंगी। ऊपर की तरफ 4 कवर सेल्स होंगी, नीचे की तरफ बिल्कुल बेस पे एक सेल है, उसके ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल है, उसके ऊपर नेक कैनाल सेल है, उसके चारों तरफ रोज होती हैं नेक की, तो उनका भी नंबर होता है और नेक कैनाल सेल्स का भी नंबर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये भी ऐसे ही सुपरफिशियल सेल जो एपिकल सेल के पास की होती है वो अपने आप को परिवर्तित करती है फर्टाइल सेल में और फिर बहुत से डिवीजन होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर एक फाइनली हमें मिल जाता है जहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक आर्चिगोनियम में बताई जाती हैं। तो इसमें एंटी क्लाइनल पेरिक्लाइनल सारे डिवीजन होते हैं और फाइनली हमें ये पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है फ्लास्क नुमा, जिसमें ऊपर की तरफ कवर सेल, उसके बाद नेक कैनाल सेल, फिर वेंटर कैनाल सेल और फिर एक सेल होती है और ये स्ट्रक्चर ही आर्चिगोनियम कहलाता है। डेवलपमेंट किस तरह से होता है तो वही एक फिगर से आप समझ सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने देखा कि सारा कुछ हट गया सिवाय एक एक्सेल थी और इसके साथ में मेल आ गया, तो ये एक 2n स्टेज आ गई, डिप्लॉयड स्टेज। उसके बाद इसमें डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के बाद इसमें फिर बीच में एंडोथीसियल कोलुमेला बनता है, बाहर के कोलुमेला के दोनों तरफ स्पोरेंजियल मास बनता है, उसके चारों तरफ कैप्सूल की वॉल बनती है, फिर वो इलोंगेट करना शुरू होता है और फिर ये प्रोसेस जो है आगे लंबे लंबे जो कैप्सूल्स हैं वो बना देती है जैसा कि हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन द कवर सेल्स बिकम डिटैच, जैसा कि बताया था, और नेक कैनाल सेल जो है डिजिलेटिनाइज हो जाती हैं। मीडियम वाटर होता है जिसमें ये आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं एंथ्रोजोइड्स और ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो भी इससे निकलता है म्यूसिलेज उसमें केमिकल होता है जो कि अट्रैक्ट करता है स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स को। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये 2n जाइगोट बन गया और जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। द स्पोरोगोनियम एंड इट्स डेhiscence, द कैप्सूल, अब सारा कुछ बन गया और जो डेवलपमेंट है वो भी हो गया, कैप्सूल बन गया, तो अब उसको क्या है डहीस होना है। तो यहाँ पर होता ही है कि द कैप्सूल अराइजेस फ्रॉम द थैलाई इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हॉर्नी स्ट्रक्चर, सींग की तरह बने होते हैं, यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। और इनमें जो फुट है वो बल्बस होता है, सीटा एब्सेंट होता है और सीटा की जगह पर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जिसकी वजह से इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ कैप्सूल की होती है। अब जो मेन पार्ट है कैप्सूल का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, एक तो सेंटर में बिल्कुल स्टेराइल कोलोमेला होती है। कैम्बल साहब का ये कहना था कि इन एंथोसोरस फ्यूजिफॉर्मी द कोलोमेला एक्ट एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, उनका ये मानना है कि सपोर्ट के अलावा पानी भी देते हैं। लेकिन जो फंक्शन है वो दूसरी स्पीशीज़ में वो उतना सर्टेन नहीं है कि पानी का ये आदान प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही माना जाता है कि इसका मेन काम तो जो कैप्सूल है उसको होल्ड करके रखना है तब तक जब तक कि उसका डिस्पर्सल स्टार्ट ना हो जाए। जब तक पूरा कैप्सूल डिस्पर्स नहीं होता तब तक ये उसे संभाले रहता है कोलोमेला। तो फंक्शन में सिर्फ एक फ्यूजी फॉर्मी में बोला गया है कि पानी इसमें कंडक्शन करता है, अदरवाइज इसका काम मेन जो है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना है और साथ में डिस्पर्सल ऑफ स्पोर को प्रमोट करना है। Columella remains surrounded by sporogenous tissue in the region just above the foot and archisporium in a single layer and too young. The tip region of the sporogonium possesses mature spore, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर ये
बिल्कुल जो टिप है वहाँ पर मैच्योर होंगे और बिल्कुल जो बेस है वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी और बीच में ये कोलोमेला चलता रहता है। तो ये बाहर की लेयर आओ एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद स्पोरोजिनस मास आ जाएगा। तो ये तो चीज़ें वही हैं जो बार बार हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। स्टोमेटा ज़रूर इसमें पाया जाता है जो कि कैप्सूल वॉल में हमें मिलता है। अभी आगे मैं उसका फिगर भी दिखाऊंगा। Stomata open in intercellular spaces of the chlorophyllous cell. Usually each cell possesses two chloroplast. अब इसमें भी जो cells हैं वो दो क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं। The process of photosynthesis takes place by means of chloroplast and stomata. तो दोनों ही चीज़ें वहाँ मिल गई, एक क्लोरोफिल मिल गया और स्टोमेटा मिल गया, तो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होती है। तो शुरुआत में जो कैप्सूल है वो अपना फूड खुद से बना लेता है और न्यूट्रिएंट्स के संबंध में वो गैमेटोफाइट पे निर्भर नहीं होता। तो आप ऊपर की तरफ ब्राउन देखते हैं, नीचे की तरफ ग्रीन देखते हैं, तो ये खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है यहाँ पर जो कैप्सूल है। फिर सब कुछ हो गया तो मैच्योर होगा, डहीस होगा। ऑन मैच्योरेशन द टिप ऑफ स्पोरोगोनियम बिकम ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर। फिगर में हमने देखा ही हुआ था ये। द कैप्सूल डिवाइड एट दिस स्टेज, और यहाँ पर ये स्प्लिट कर जाता है और फिर जो मौसम में जो पानी की अधिकता और कमी है ये भी इसको सेंस करता है और उसके हिसाब से डाइसेंस इसमें होता है। तो जब देखता है कि अब मौसम बहुत टफ आ गया और प्लांट को बचाना मुश्किल है तो डाइसेंस होता है और स्पोर बाहर की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि सूडो इलेटर जो है वो भी इसमें मदद करते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के द्वारा। तो ये सब घूम फिर के बात वही है कि जो स्पोर्ट्स हैं वो वाली एक तरह से पेरिनेटिंग बॉडी हैं जो कि पूरा जो ख़राब सीज़न है उसे वहाँ से निकालेंगे और फिर अगले अच्छे सीज़न में जर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर ये फिगर आप जो देख रहे हैं इसमें वो सारी चीज़ें हैं। आप चाहे इसका एल करके देखें, ये एल है और ये फिर टी है। तो वो सभी जोन और सारी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक हमें नज़र आ जाती हैं। यहाँ पे बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है और यहाँ पर आराम से डिफरेंशिएटेड पोर्शन है। स्पोर्स और सूडोइलेटर तो फिगर आप देख लीजिए, स्पाइरल थिकनिंग नहीं है इसलिए सूडोइलेटर कहे जा रहे हैं। स्पोर्स इसी तरह के होते हैं और ये स्टोमेटा आपको दिख रहा है कैप्सूल वॉल में जो मैंने बताया था अभी। और जब इसकी टीएस करते हैं तो यहाँ पर आउटर वॉल मिल रही है, उसके बाद ये 3-4 लेयर की और वॉल मिल रही है। उसके बाद हमें ये मिलता है स्पोर सैक वाला पोर्शन जिसमें स्पोर टेट्राड दिख रहे हैं और बीच का ये पोर्शन जो दिखता है उसको कहते हैं कोलोमेला। स्पोर किस तरह के हैं? द अर्लियर स्टेज ऑफ द स्पोर फाउंड इन अरेंज इन टेट्राड। तो टेट्राड में होते हैं क्योंकि म्योसिस हुई है। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर दे आर डिस्पर्स, ईच स्पोर समवॉट स्फेरिकल एंड possess टू वॉल लेयर्स। द आउटर वॉल लेयर इज एक्साइन एंड इनर वॉल लेयर इज एंटाइन। तो ये एक्साइन एंटाइन यहाँ पर ये फिगर में सब दी हुई है। उसके बाद फिर इनका भी जर्मिनेशन होता है और फिर ये जर्मिनेट करने के बाद इनमें जो सेल्स हैं वो बनाती हैं शुरुआती जो थैलस है उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए फिलामेंटस टाइप का। पहले वो जर्मिनेट करता है जर्म ट्यूब से और फिर बाद में डिफरेंशिएशन होकर डोर्सो वेंट्रल थैलस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो स्पोर्स भी इसमें ग्रीन होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिल जाता है। अब ये देखिए आप जर्मिनेट कर रहे हैं स्पोर, तो ये ट्राई रेडिएट मार्क में एक दो ये सारे स्पोर्स हैं, चारों चारों अलग होंगे तो इस तरह से मिल जाते हैं और इस तरह से मिलने के बाद ये जर्मन ट्यूब बन रही है। जर्मन ट्यूब में फिर दो तरह से सेल्स बन गई, एक इलोंगेटेड सेल्स बन गई, राउंडेड सेल बन गई। उसके बाद राउंडेड सेल में फर्दर डिवीजन हुआ और फिर ये डिवीजन अलग अलग प्लेन्स में होता जाता है। फाइनली जो है हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे क्या बनना है आगे चलकर एक थैलस का फॉर्मेशन होना है। फिर ये जब सब बन गया तो जो यंग गैमेटोफाइट है वो बनेगा। अब क्योंकि इसमें सेल्स मेरिस्मेटिक होती हैं तो वो डिवाइड करती हैं तेज़ी से और कंडीशन भी ऐसी होती है जर्मिनेशन के दौरान कि जहाँ पर बहुत कंजीनियल इन्वायरमेंट होता है तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है और सेल्स फिर जो अपने आप को इस तरह से बदलती हैं कि वो थैलस नुमा हो जाती हैं, उनका शेप थैलस के फॉर्म में आ जाता है और इसी दौरान जो है वो जो नॉस्टॉक होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं जो सेल्स होती हैं, जो बन रही सेल्स होती हैं उनके अंदर, और वहाँ पर वो कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हालांकि ये एसोसिएशन जो नॉस्टॉक और सेल्स की है ये सिम्बायोटिक नहीं होती।
ओवरव्यू लाइफ साइकिल का आप देख सकते हैं। यहाँ प्लांट है, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, मेल फीमेल, फर्टिलाइजेशन हुआ, इस तरह से ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद फिर इसमें 2 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल है, फिर ये 8 सेल स्टेज 6 सेल वाली आ जाएगी। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इस डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम है वो होने लगता है। उसमें फिर स्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राड बनता है, स्पोर अलग अलग होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नया थैलस फिर से बना लेते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटर रिलेशनशिप एंथोसिरोटॉप्सिडा की किससे किससे है। तो एंथोसिरोटॉप्सिडा डिफर फ्रॉम अदर ब्रायोफाइट्स इन नंबर ऑफ रिस्पेक्ट। अब ये क्या क्या है? अमंग एंथोसिरोटॉप्सिडा द सेल्स आर विद लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन पायरिनोइड। किसी और ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता, दूसरे में नहीं होता। इन दिस ग्रुप द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया टेक्स प्लेस बाय हाइपोडर्मल सेल ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द गैमेटोफाइट। जितना भी डेवलपमेंट है वो एंथ्रीडियल आपको बताया कि सुपरफिशियल हाइपोडर्मल सेल से होता है। बाकी ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है बाकी में नहीं होता। द आर्चिगोनियम ऑफ दिस ग्रुप आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट। इसमें आर्चिगोनिया जो है पूरी तरह से गैमेटोफाइट में एकदम एम्बेडेड कंडीशन होती है। तो जो बाकी ब्रायोफाइट हैं जो थैलॉइड है उसमें थोड़ा सा एलिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एम्बेडेड कंडीशन है और एलिवेशन एकदम भी नहीं है। द ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट इज इंडिटर्मिनेट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। ऐसा भी कहीं नहीं होता है कि ग्रोथ स्पोरोफाइट की डिटर्मिनेट ना हो, सभी में डिटर्मिनेट होती है सिवाय एंथोसिरोटोइल्स के। Because of the differences mentioned above, the class has been placed in between Hepaticopsida एंड ब्रायोप्सिडा। अब क्या डिफरेंसेस हैं थे कि इसके हेपेटिक और ब्रायोप्सिडा के बीच में इसको रखा गया क्योंकि कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं आखिर में, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम दोनों पढ़ चुके हैं, तभी हम बता सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन अगर हमें क्लासिफिकेशन में प्लेस करना हो तो हम दोनों के बीच में इसको रखेंगे। The gametophyte are thallus, somewhat lobed or radially dissected, and sometimes uh, show tendency to dichotomous branching। ये सब वो फीचर्स हैं जो कि एंथोसिरोटॉप्सिडा में होते हैं। हालांकि ये वो फीचर ऐसे नहीं है कि ऐसे फीचर और कहीं ना होते हो, यहाँ पर थोड़े बहुत इस तरह के मिलते हैं। तो ये वो फीचर हैं कि जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा में। तो जैसे ग्रीन एल्गा की तरह कुछ हैं, क्लोरोपाइसी की मेंबर में की तरह कुछ मिल जाते हैं, कुछ हमें मॉसेस की तरह मिल जाते हैं, कुछ हमें हिपैटिकी की तरह मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल वो करेक्टर्स हैं जो कि हमने अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ा हुआ है कि इंटरनल डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो हम मेड्जीरिया में भी नहीं होता, वैसे यहाँ पर भी है। साइटोडियम में भी नहीं होता, वैसे यहाँ पर भी है। और डॉर्सोवेंट्रल थैलस है, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर आके इसे इकट्ठा कंबाइन कर रही है, तो ये इसका अपना एक पिक्यूलियर फीचर हो गया। और पायरिनोइड का पाया जाना और साथ में क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े होना, ये भी अपना इसका अपना फीचर हो गया। और जो थैलस की ग्रोथ है वो सिंगल एपिकल सेल से या टू एप या जो कि कहीं कहीं हमने देखा है ग्रुप ऑफ एपिकल सेल में भी विवाद रहा है। तो बहरहाल जो कॉमन चीज़ है वो यही मानी जाती है कि सिंगल एपिकल सेल से होता है। लेकिन एक डेंड्रोसेरॉस है जिसके बारे में हम देखें कभी जानेंगे, उसमें इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर 3 कटिंग फेजेस होती हैं जबकि यहाँ पर 2 होती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है डेंड्रोसेरॉस में, अदरवाइज सभी में जो है वो सिंगल एपिकल सेल और 2 कटिंग फेजेस के साथ में ग्रोथ होती है थैलस की। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डेथ एंड डिके, ये हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है। और थैलस जो है वो होमोथैलिक हेटेरोथैलिक दोनों तरह के होते हैं। और ये डिफरेंट हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा हिपैटिकॉप्सिडा, क्योंकि इसमें जो है वो डेवलपमेंट जो एंथ्रीडियल और आर्चिगोनियम है वो अलग अलग है। उस तरह से जो आपके कहा जाए कि हिपैटिकी के मेंबर हैं उसमें इस तरह से नहीं होता जिस तरह से एंथोसिरोटॉप्सिडा में होता है कि यहाँ पर रूफ बनती है और वहाँ पर उनमें कोई रूफ वूफ नहीं बनती है। और जिस तरह से डिस्चार्ज होता है फिर माउंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक क्लाउड ऑफ एंथ्रोजॉइड होता है। तो ये वो करेक्टर हैं जो कि इसके अपने हैं और ये हिपैटिकी से थोड़ा सा मैच नहीं करते। सेक्स ऑर्गन के संबंध में बात करी जाए कि क्या इसकी अपनी लक्षण हैं, कौन कौन से इसमें बहुत पिक्यूलियर फीचर्स हैं, तो उसमें यह है कि ग्रुप में ज़्यादातर मिल जाते हैं। और
एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो डिवाइड करता है वर्टिकली 2 या 4 डॉटर सेल्स में, और जितने भी बनेंगे डॉटर सेल उसमें सभी में उतने ही एंथ्रीडियम बन जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल इनटू द एंथ्रीडियल प्रॉपर इज सिमिलर टू स्पिरोकार्पेल्स एंड मार्केंशियल्स। अब ये स्पिरोकार्पेल्स और मार्केंशियल्स की तरह सिमिलरिटी दिखाता है, यहाँ पर डिसिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है। In Anthoceratopsida, the spermatogenesis is much like that of other bryophytes and involve a metamorphosis of androcytes into biflagellated spermatozoite। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूसरे ब्रायोफाइट्स में होता है कि वहाँ पर स्पर्मेटोजोइट्स बनते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं इस पर इसमें एंड्रोसाइट्स में, या फिर एंड्रोसाइट्स को हम कह सकते हैं कि वो बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं एंड्रोसाइट के मास से, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूसरे ब्रायोफाइट्स में मिलता है। In Anthoceratopsida, the archegonial initial function directly as a primary archegonial cell, ये भी अपना एक फीचर है, और वो डिवाइड नहीं करती कि प्राइमरी आर्चिगोनियल बने और उसके बाद प्राइमरी स्टॉक सेल बने जैसे कि दूसरे ब्रायोफाइट में होता है। तो सीधे सीधे ये अपने आप में सफिशिएंट होती है और इसमें कोई दूसरा डिवीजन नहीं होता। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ए जाइगोट इज़ वर्टिकल बट केसेस हैव बीन फाउंड, जहाँ पर ये ट्रांसफ़र भी हुआ है। तो ज़्यादातर ब्रायोफाइट में वर्टिकल होता है, लेकिन ट्रांसफ़र डिवीजन भी भारद्वाज साहब ने देखा था एंथोसेरॉस में। द एम्फीथीसियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली वेयर द आउटर लेयर फंक्शन एज अ इनिशियल लेयर ऑफ द जैकेट एंड इनर लेयर इज आर्किस्पोरियम। ये तो एम्फीथीशियल ओरिजिन है, ये मानना पड़ेगा इसमें। One unique feature of Anthoceratopsida is that cells of the capsule do not mature at the same rate। अब इसमें सिंक्रोनस डेवलपमेंट नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। तो सारी स्टेजेस जो डेवलपमेंट की हमें स्पोर्स ओइलेटर या सूडोइलेटर बनने की है वो हमें एक ही कैप्सूल में देखने को मिल जाती हैं। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितना भी डेवलपमेंट आपको स्टडी करना है तो आप एक कैप्सूल में सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस देख सकते हैं। अब एंथोसेरोटॉप्सिडा से इसकी एफिनिटीज़ क्या हैं, जो कि ग्रीन एल्गी के साथ में मिल जाती हैं। ग्रीन एल्गी में होता ये है कि इसमें ये माना जाता है कि एंथोसेरोटॉप्सिडा और ग्रीन एल्गी एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए और फिर बाद में इनमें डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये ब्रायोफाइट की तरह बन गया और वो एल्गी की तरह चलते रहे। तो क्यों ऐसा है कि यूजुअली ईच सेल्स ऑफ गेमेटोफाइट हैज अ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो एल्गिल करेक्टर है ही है, इसीलिए ऐसा माना जाता है। पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, एल्गल करेक्टर है। पायरिनॉइड एंथोसेरोप्सिदा ग्रीन एल्गी ये सिमिलर फंक्शन में होते हैं। द आउटलाइन एंड ब्रांचिंग ऑफ गेमेटोफाइट इज सिमिलर इन बोथ केसेस। ये भी जो है आउटलाइन और ब्रांचिंग है गेमेटोफाइट की वो भी एक जैसी है। द प्रेजेंस ऑफ बाईसिलेटेड बाईफ्लैजिलेटेड फ्लैजिला विप्लैश टाइप के होते हैं, ये भी एल्गल करेक्टर है। तो ये वो करेक्टर हो रहे हैं जो एल्गल है। आगे देखते हैं कि इसमें हिपैटिकी से क्या इनकी सिमिलरिटी है। तो गेमेटोफाइट थैलस लाइक है, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि ट्यूबरकुलेट नहीं होते लेकिन स्मूथ वॉल्ड तो होते ही हैं, तो वैसे तो लीवर वर्ल्ट में भी होते ही हैं। द एपिकल ग्रोथ ऑफ द थैलस इन सिमिलर इन बोथ, दोनों में एक ही जैसे होता है। आर्किस्पोरियम गिव राइज टू स्पोर एंड स्टेराइल सेल इन बोथ ग्रुप। इसमें आर्किस्पोरियम जो है दोनों तरह की सेल्स बनाती है, इलेटर भी बनाती है, सूडोइलेटर भी बनाती है और स्पोर्स भी बनाती है। मॉस में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हिपैटिकी और एंथोसेरोटॉप्सिडा में ऐसा होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम्फीथीसियम एंड एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम एम्फीथीसियम दोनों अलग अलग बनते हैं और उससे एक से कोलोमेला और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये कुछ हिपैटिकी में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं कि एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम जो है वो पेरिक्लाइनल वॉल से अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंथोसेरोटॉप्सिडा में होते हैं। अब ब्रायोप्सिडा से जो मॉसिस है उससे क्या करेक्टर हैं, तो सेंट्रल कोलोमेला का पाया जाना ये मॉसिस का करेक्टर है। मॉस के कैप्सूल में हम पढ़ते हैं कोलोमेला होती है। लार्ज रिडक्शन इन स्पोरोजेनस टिश्यू इन बोथ एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड एज वेल एज ब्रायोप्सिडा। इसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनमें रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरा का पूरा कैप्सूल स्पोरोजेनस नहीं होता और उसके एम्फीथीशियल ओरिजिन का जो सेल्स हैं वही स्पोरोजेनस बनते हैं। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल स्टोमेटा ये मॉस की तरह करेक्टर है। डिफरेंशिएशन ऑफ आर्किस्पोरियम फ्रॉम द इनर एम्फीथीसियम, ये स्पैग्नम की तरह करेक्टर बनता है, स्पैग्नम में भी ऐसा ही होता है। दिस फीचर शोज लिंक बिटवीन एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, तो ये दोनों में ये कॉमन हो जाते हैं। द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इज क्वाइट सिमिलर, दोनों में ही जो स्टेजेस एंड डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की वो भी एक सी होती हैं ब्रायोप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा में।
अब टेरिडोफाइटा से भी कुछ फीचर ये शेयर करता है, जैसे कि संकन सेक्स ऑर्गन्स का होना। प्रोटेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया अगर संकन हो गए, तो वो टेरिडोफाइट का करेक्टर है। द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेटोफाइट इन एंथोसोरस एंड फर्न। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो एंथोसोरस और फर्न में बहुत सिमिलर होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड स्पोरोगोनियम विद फोटोसिंथेटिक टिश्यू इंटरमीडिएट इंटर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड फंक्शनल स्टोमेटा। ये भी जो है वो करेक्टर टेरिडोफाइट का ही होता है कि वहाँ पर जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है और फंक्शनल स्टोमेटा ये टेरिडोफाइट में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक जोन हमें मिल जाता है टिश्यूज़ में। अब बात होती है कि क्यों ना इसको सिंथेटिक ग्रुप माना जाए। द अबव मेंशन फैक्ट सपोर्ट दैट द एंथोसेरोटॉप्सिडा आर डिस्टिंक्ट बट सिंथेटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो बहुत सी चीज़ें कईयों से मिलता है, तो सिंथेटिक ग्रुप ही ये माना जाता है। इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक विद लिवरवर्ट एंड मॉसेस ऑन वन हैंड एंड टेरिडोफाइट ऑन दी अदर। तो मॉस से भी मिल रहा है, लिवरवर्ट से भी मिल रहा है, और टेरिडोफाइट से भी मिल रहा है, और साथ साथ एल्गी से भी मिल ही रहा है। देयर इज़ ऑल्सो रिमोट कनेक्शन विद ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसिस से भी इसका है। तो कैम्बल का ये कहना था, द फैक्ट दैट द प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू इन एंथोसेरोटेल्स always arises from the epithelium, while in all liverwort it developed from endothelium, would seem to be a radical difference। अब इनका ये मानना था कैम्बल का, क्योंकि इसमें एम्फिथिशियल ओरिजिन होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का एंथोसेरोटॉप्सिडा में, बाकी सब में एंडोथीसियल ओरिजिन होता है। बाद में भले उसमें डिवीजन हो जाए, लेकिन शुरुआती एंडोथीसियल ओरिजिन होता है। तो ये इन्होंने कहा कि ये बहुत ही शार्प डिफरेंस है, और इस वजह से इसको एक सिंथेटिक ग्रुप माना जाता है एंथोसेरोटॉप्सिडा को। Campbell is also of opinion that the sporophyte of the Anthoceros with its assimilatory system with stomata and continued growth shows the close alliance to the independent rootless dichotomous branch sporophyte of the primitive fossil group Xylophytales। अब साइलोटम एक होता है टेरिडोफाइट, जिसमें इसी तरह से, जिसमें जैसा आप यहाँ कैप्सूल देख रहे हैं उसी तरह से उसमें ग्रोथ होती है। उसमें कोई गेमेटोफिटिक टिश्यू नहीं मिला, सिर्फ स्पोरोफिटिक मिलता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं और होमोस्पोरस कंडीशन होती है। सेम वैसे ही जो है यहाँ पर भी चलता है। तो उनका ये मानना है कि ये कहीं से गेमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज टेरिडोफाइट की दोनों कंबाइंड हो गई, और इस तरह से एक नया सिंथेटिक ग्रुप वजूद में आ गया, जिसको हम लोग एंथोसेरोटॉप्सिडा के नाम से पढ़ते हैं। मेहरा 1957 में इन्होंने सजेस्ट किया था कि एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड साइलोप्सिडा, जो कि टेरिडोफाइट का होता है, अरोज फ्रॉम द कॉमन एंथ्रो राइनिएसी स्टॉक। राइनिया भी एक टेरिडोफाइट होता है, फॉसिल होता है। तो उनका यही मानना था कि इससे ही दोनों बने, एक तरफ एंथोसेरोटॉप्सिडा बन गया और एक तरफ साइलोप्सिडा बन गया। इसी वजह से जो टेरिडोफिटिक करेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें हमें मिल जाते हैं। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंथोसेरोटॉप्सिडा की, तो वो हम देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एलोबरेट वेंटिलेटेड एसिमुलेटरी सिस्टम सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पोरोफाइट। तो पहले यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर उसको इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गई। The discontinuation of continuous sporogenous tissue by the growth of sterile cells between the spore mother cell, which suggests the beginning of formation of sporangia। और ये जो डिसकंटिन्यूएशन होता है, यहाँ पर जो कंटिन्यूस स्पोरोजेनस टिश्यू है एक साथ नहीं बनते हैं, अलग अलग एक एक स्टेज में बनते हैं। तो स्टेजेस आ गई और उसमें आपको एक कैप्सूल में सारी स्टेजेस मिलती हैं, तो ये माना जाता है कि स्पोरेंजियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल डेवलप्ड स्टेराइल कोलोमेला फ्रॉम द सेंट्रल एंडोथीसियल। अब जो कोलोमेला है यहाँ पर सेंट्रल एंडोथीसियल से ही बनता है हमेशा, कभी भी उसका ओरिजिन कुछ और नहीं होता। तो ये भी जो करेक्टर है ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्टर है, और ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर सुपरफिशियल स्पोरेंजिया बनने की स्टेज शुरू हो चुकी थी। The presence of intercalary meristematic zone suggests the beginning of indeterminate and continuous growth of the sporophyte। अब ये meristematic zone जो पाया जाता है जिससे कि continuous growth होती है sporophyte की indeterminate वे में, ये भी अपना एक ऐसा करेक्टर था जो ये बता रहा था कि ये जो ग्रुप है इसमें डिफ्रेंशिएशन बहुत हाई लेवल का है और ब्रायोफाइट से मैच नहीं करता। अब हम बात करेंगे जो इसमें कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि एंथोसरॉस की बात कर ली हमने थोड़ी बहुत, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या था। 25 स्पीशीज़ बताई गई थी, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन था।
क्लासिफिकेशन आपको मालूम है, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स, फैमिली एंथोसिरोसेची और जीनस एंथोसिरोस। हैबिट आपने देखी हुई है इसकी, मॉइस्ट कंडीशन होती है, जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, मॉइस्ट है, शेडी है, उस कंडीशन में ये ग्रो करता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें जो सेल्स हैं फोटोसिंथेटिक होती हैं, कोई भी इस तरह का आपसी डिवीजन नहीं होता है स्टोरेज और फोटोसिंथेटिक का, तो सिंपल थैलस होता है। ग्रोथ एपिकल सेल से होती है। सेक्सुअल ऑर्गन्स हमने देख लिए कि एंथीडियम होता है, आर्चिगोनियम होता है, और किस तरह से उस एक का एक में क्लाउड बनता है, एक में माउंट बनता है, फिर दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। स्पोरोफाइट में हमने देख लिया कि ये इसमें ग्रीन भी होता है, ऊपर की तरफ ये ब्राउनिश हो गया, ये मैच्योर है, ये इमेच्योर है, तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही है इस पर्टिकुलर पार्ट से, और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर और साथ साथ डाइसेंस भी चल रहा है, तो सब कुछ एक ही में हो जाता है। और ये स्टोमेटा दिख रहा है जो कि इसकी जो कैप्सूल वॉल है वहाँ पर पाया जाता है, और ये फंक्शनल होता है। यंग गेमेटोफाइट में आप देखेंगे जिनमें जो स्पोरोफाइट हैं वो नहीं बने हुए हैं, उस तरह के थैलस यंग गेमेटोफाइट हैं, उनकी सेल्स को हम देखें तो इस तरह से बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट एक दिख रहे हैं, और इसके अंदर पाइनॉइड की बॉडी पाई जाती है। साथ में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें म्यूसिलेज भरता है और उसके अंदर नॉस्टॉक रहते हैं बड़े आराम से। अब हम दूसरे जीनस की बात करते हैं, मेगासिरोस की। मेगासिरोस का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है इसको मेगा नाम दिया हुआ है। तो होता तो देखने में एंथोसरॉस की तरह है, हॉर्नवर्ल्ड की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ का होता है, इस वजह से इसका नाम मेगासिरोस है। 5 स्पीशीज़ इसकी ऑस्ट्रेलिया से 1916 में रिपोर्ट हुई थी। इंडिया में इसकी एक ही स्पीशीज़ मिलती है, तुजी डेंसिस, और ये सिर्फ हिमालयन जो ईस्टर्न हिमालय रीजन है वहाँ पर बहुत मॉइस्ट कंडीशन में मिली है। दार्जिलिंग के आसपास का जो एरिया है वहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है, और शुरुआत में जब ये कलेक्ट हुई थी तो एंथोसरॉस के धोखे में ही हुई थी। बाद में इसमें जो देखा गया कि डॉर्सी वेंट्रल जो सरफेस है उसमें फाइनली डाइसेक्टेड मार्जिन्स हैं, तो मार्जिन्स आप देखें यहाँ पर ये डाइसेक्शन दिखता है, तो ये थोड़ा सा अलग फीचर होता है एंथोसरॉस से। फिर द थैलस इज मल्टी स्टेटोज इन द मिडिल ग्रेजुअली थिनिंग आउट टुवर्ड्स मार्जिन, तो ये तो वैसे ही जैसे बाकी में होता है। प्लांट यहाँ पर डायोशियस ही होते हैं। एंथोसरॉस मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है, लेकिन मेगासरॉस सिर्फ और सिर्फ डायोशियस होता है। द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडिया सिमिलर टू दोज ऑफ डेंड्रोसरॉस। डेंड्रोसरॉस एक और जो इस तरह का हॉर्नबल्ट है, तो उसके ही सिमिलरिटी ये दिखाता है, तो डेंड्रोसरॉस सिलेबस में है नहीं। तो थोड़ा बहुत आप ये समझ लीजिए कि थोड़े थोड़े अंतर होते हैं थैलस की जो फॉर्मेशन है उसमें, और जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें, इस तरह से जो अलग अलग जीनस हैं वो बन गए। एब्सेंस होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा इसमें नहीं होता डेंड्रोसरॉस में, एंथोसरॉस में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटा एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट इन मेगासरॉस डेंड्रोसरॉस दोनों में ही। और स्पाइरल थिकनिंग इसमें जो है वो हल्की फुल्की पाई जाती है, जबकि जो एंथोसरॉस है उसमें जो एलिटर्स हैं उनमें स्पाइरल थिकनिंग एकदम भी नहीं पाई जाती। स्पोर्स इसमें काफ़ी ग्रीन होते हैं, अगर कंपेयर करें मेंथोसरॉस से, तो जो ग्रीन कलर है वो स्पोर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं एंथोसरॉस से। इलेटर अटैच रहते हैं कोलोमेला से, ये भी एक स्पेसिफिक करेक्टर है, अटैचमेंट ऑफ इलेटर विद द कोलोमेला। तो कोलोमेला जब खाली होता है तो उसमें इलेटर आपको चिपके हुए दिख जाएंगे, जो कि एंथोसरॉस में नहीं दिखते। और इस तरह के ये इलेटर होते हैं, जैसे आप ये इलेटर देख रहे हैं, स्पायरली हल्का हल्का स्पायरल्स आप देख रहे हैं। ये ग्रीन स्पोर्स हो गए, ये कैप्सूल रप्चर कर रहा है, ये थैलस है जिसकी जो मार्जिन्स हैं वो बहुत क्रिनुलेटेड टाइप की हैं, और इनवॉल्यूकर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन पोर्शन कैप्सूल का दिख रहा है, ये थैलस दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जो फैन शेप थैलस होता है साइथोडियम का या एंथोसरॉस का वैसा नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बड़े थैलस होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम मेगासरॉस पड़ा हुआ है। और डिस्टिंग्विश करेक्टर इसके क्या हैं? सूडोइलेटर स्पाइरल थिकनिंग के साथ होते हैं, स्पोरोफाइट जो कैप्सूल है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, इस वजह से इसको एंथोसरॉस से अलग कर दिया गया। 2 to 6 स्मॉल क्लोरोप्लास्ट पर सेल, वहाँ पर एंथोसरॉस में 1 होते हैं, यहाँ पे 2 से 6 होते हैं, और इसमें पायरिनॉइड नहीं होते या फिर इनकॉन्सिपिगस पायरिनॉइड होते हैं, तो ये भी तीसरा करेक्टर है। टिपिकली फाउंड ग्रोइंग ऑन रॉक्स एंड सॉइल बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। अब जैसे कि ये जो है ये पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं,
उन रॉक्स पे जहाँ पर पानी की धाराएं बह रही हों। एज अ जीनस मेगासेरॉस व फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैम्बल ने इसको ढूंढा था 1907 में। 1916 में स्टीफानी ने इसको रिकॉग्नाइज किया और 43 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड बताई। बाद में फिर वो स्पीशीज़ मर्ज हो गई और जो स्पीशीज़ फ़िलहाल मिलती हैं उसमें ग्रेसिलस है, लॉन्गी स्पायरस है, कार्नोसस है और क्रैसस है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई हैं। इंडिया में आपको बताया तो तुजीबेंसिस एक अकेली स्पीशीज़ है। तो ये सब रिपोर्ट जो है वक्त वक्त पे होती रही हैं। हासाकावा ने भी 1983 में काम किया था और उन्होंने भी इन स्पीशीज़ की पुष्टि करी। अब तीसरा जो जीनस है वो नोटोथाइलस है। फैमिली इसकी नोटोथाइलेसी बोलें या फिर एंथोसिरोटेसी बोलें, उसमें कोई बड़ा फ़र्क की बात नहीं होती है। बस जो भी बोलेंगे तो हम ये बताएंगे क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम पुराना क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे तो हम इसको एंथोसिरोटी में रखेंगे। नया लेके चलेंगे अभी का 1984 के बाद का तो नोटोथाइलेसी में रखेंगे। नोटोथाइलस ये भी एक जीनस है और इसकी फैमिली नोटोथाइलिडेसी है। और ये जो है इसको बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो ज़्यादातर इसमें ध्यान लोग देते भी नहीं हैं। और इस तरह से आप देखें कि जो इसमें शुरुआती स्ट्रक्चर कैप्सूल के बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे एम्बेडेड कंडीशन में बनते हैं। तो ये प्लांट अमूमन जो है नज़रअंदाज हो जाता है एज अ मेंबर ऑफ एंथोसिरोटेल्स। छोटे होते हैं, डायमीटर वगैरह कम होता है तो लोग इसको देखते नहीं या उनको लगता है कि ये कोई टेरिडोफाइट का जो प्रोथैलस है वो ग्रो कर रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्लांट नोटोथाइलस जवैनिका है। ये इसमें अलग अलग आपको जो येलो कलर से दिख रहे हैं ये मेल दिख रहे हैं और ये वाले जो लंबे हैं ये फीमेल दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत प्रोमिनेंट जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मिल जाते हैं, जबकि एंथोसोरस में ये एकदम एम्बेडेड होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसमें स्पोरोफाइट जो है बुलेट शेप्ड होते हैं और ये बड़े लंबे लंबे ग्रो नहीं करते। द स्पोरोफाइट ग्रो अपवर्ड रादर देन आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलता है और अपवर्ड ग्रो करने की टेंडेंसी नहीं होती, जैसे कि मेगासेरॉस में भी लगभग ऐसी कंडीशन होती है। और स्टोमेटा इसमें भी नहीं होते। इलेटर सेल में कोई भी हेलिकल या स्पायरल थिकनिंग नहीं पाई जाती है। तो थैलस छोटे होते हैं, स्पायरल थिकनिंग नहीं मिलती और साथ साथ जो इसमें अपवर्ड ग्रोथ स्पोरोफाइट की नहीं होती, आउटवर्ड होती है। ये वो करेक्टर हैं जो इसको अलग करते हैं एंथोसिरोटेसी से। तो ये कैमेलोसिडा डायग्राम आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ ये स्पोरोफाइट तो बन रहे हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे नहीं बन रहे हैं, जैसा कि उसमें हम देखते हैं एंथोसिरोस में। और थैलस भी जो है उसमें कोई पर्टिकुलर एक सेट पैटर्न नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप के बनते हैं। ये थैलस की एनाटॉमी आप देखें कि किनारे की तरफ तो यूनिसेलुलर हो रहा है, बीच में मल्टी स्ट्रेटोज है। और ये सेल्स वगैरह जो दिख रही हैं ये कैप्सूल की सेल्स दिख रही हैं, बाहर की थिक सेल दिख रही है, उसके बाद फिर ये कैप्सूल के अंदर की सेल्स दिख रही हैं, उसके बाद इसमें कोलोमेला आएगा। अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ कोलोमेला के साथ होती हैं और कुछ स्पीशीज़ कोलोमेला के बिना भी होती हैं। तो नॉन कोलोमिलेट और कोलोमिलेट स्पीशीज़ दोनों ही नोटोथाइलस में मिल जाती हैं। इस मायने में ये एंथोसेरॉस से काफ़ी अलग हो जाता है। इन इंडिया इसमें 9 स्पीशीज़ मिलती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनफैक्ट कहना सही होगा, 9 स्पीशीज़ मिलती हैं। और ये प्लेन्स पे भी मिलता है, हायर एल्टीट्यूड पे भी मिलता है, हिमालयन रीजन और एज वेल एज साउथ इंडिया। दो स्पीशीज़ इसकी बहुत ही मशहूर हैं, एक है नोटोथाइलस इंडिका जो कि कोलोमिलेट, उसमें कोलोमेला मिलता है, और दूसरी है नोटोथाइलस लिबराई, इसमें ये कोलोमेला वाली नहीं होती, इसमें कोई भी कोलोमेला नहीं मिलता कैप्सूल के अंदर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नॉन कोलोमेट स्पीशीज़ है नोटोथाइलस लेवरियाई और ये इसके प्लांट्स हैं। उसके बाद फिर इनमें आप ये इसके स्पोरोफाइट आप देख रहे हैं और इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखें तो कोई भी कोलोमेला हमें नहीं दिखाई पड़ता। इस तरह के ये स्पोर्स बनते हैं और ये इनके जो सेलुलर पोर्शन है वो है। स्पीशीज ऑफ दिस जीनस प्रेफर टू ग्रो इन कंडीशन लाइक साइथोडियम, ये साइथोडियम की तरह कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। और ये भी रोजेट बनाते हैं, जैसे रिक्सिया बनाता है उस तरह से रोजेट बनाते हैं सबस्ट्रेटम पे। और सिमिलर होते हैं एंथोसेरॉस के, क्योंकि ये एक या दो क्लोरोप्लास्ट रहती है और इसमें पायरेनॉइड पाई जाती है, इस वजह से ये एंथोसेरोटेल में रखा भी गया है।
थैलस मल्टीस्टेटोस मिडिल में होता है और मार्जिन पर जो है वो थिन आउट हो जाता है। और नॉस्टॉक कॉलोनी जैसे एंथोसरॉस में पाई जाती है वैसे इसमें भी मिल जाती है सेल्स में। ये मोनोशियस और डायोशियस दोनों हो सकते हैं, जैसे एंथोसरॉस होता है लेकिन मेगासरॉस सिर्फ डायोशियस होता है, ये याद रखिए। देर आर जनरली 2 और मोर एंथ्रीडिया इन अ सिंगल एंथ्रीडियल चैम्बर। सिंगल एंथ्रीडियल चैम्बर में 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सिंगल नहीं होती। द स्पोरोफाइट रिमेन इनक्लोज कम्प्लीटली विद इन द इन्वॉल्यूकर। इसमें कोई बाहर की तरफ नहीं आता है क्योंकि और ये मेच्योरिटी तक भी ऐसा ही रहता है, तो बाहर बड़े लंबे लंबे आपको नहीं दिखाई पड़ते। कोलोमिलेट स्पीशीज़ में जो है वो आर्किस्पोरियम और स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो एंथोसरॉस की तरह ही डेवलपमेंट होता है। इनर एम्पीथीसिया और एंडोथीसियम इन सबसे कोलोमिला एंडोथीसियम से बनता है और ये एम्पीथीसिया से बनते हैं। लेकिन नॉन कोलोमिलेट में जो बनते हैं वो किससे बनेंगे, वो एंडोथीसियम से बनेंगे, क्योंकि कोलोमिला बना नहीं तो एंडोथीसियम इस्तेमाल होगा इसको बनाने के लिए। और ये करेक्टर जो है वो हिपैटिकी की तरह होता है जहाँ पर कोलोमिला नहीं होता। तो एंथोसरॉस जो सॉरी सॉरी नोटोथाइलस लिवरियाई जो है वो कोलोमिला ना होने की वजह से लिवर वर्ल्ट का करेक्टर शो करता है एंडोथीसियल ओरिजिन ऑफ द स्पोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाला पॉइंट है जो पूछा जा सकता है कभी भी। तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, ये नोटोथाइलस जवैनिका है, इसमें सेल्स के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं और ये इसकी कॉलोनी है। ये कैप्सूल का जो रप्चर करने वाला जो एपिकल पोर्शन है वो दिख रहा है, ये स्पोर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर ये सेल्स दिख रही हैं जो कि कैप्सूल वॉल की सेल्स हैं। In some species of Notothylus, the spiral thickening have been described in the inner lining layer of capsule wall। इसमें कभी कभी जो है वो कैप्सूल वॉल में स्पायरल थिकनिंग मिल जाती है और कोलोमिला की जो आउट सरफेस है उस पर भी मिल जाती है। और डेंड्रोसरॉस में जैसा कि कोई स्टोमेटा नहीं होता तो यहाँ पर भी स्टोमेटा टाइप की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और साथ साथ ये हेपेटिकी और लिवर वर्ल्ड की तरफ ये जो करेक्टर है वो शो करता है कि इसकी सिमिलरिटी हेपेटिकी या लिवर वर्ल्ड से मिलती है। इलेटर्स जो हैं वो शॉर्ट और स्टम्पी होते हैं और फेंटली डेवलप स्पायरल थिकनिंग होती है। तो इसमें इलेटर बहुत छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्टम्पी होते हैं और स्पायरल थिकनिंग बहुत हल्की हल्की होती है। जैसे आप ये देखिए, ये छोटे छोटे इलेटर हैं। ये स्पोर्स हो गए, प्लांट हो गया, स्पोरोफाइट आपको दिख रहा है, ये सेम दिख रही है स्पोर्स की और उस पर ट्राई रेडिएट मार्क दिख रहा है प्रॉक्सिमल सरफेस और ये डिस्टल सरफेस। तो इसी के साथ में ये जो पोर्शन था एंथोसेरोटॉप्सिडा का वो ख़त्म होता है और ये वो रेफरेंसेस हैं जिनकी हेल्प से ये सारा कुछ प्रेजेंटेशन बना था। तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि एंथोसोरॉस जो है वो एक सिंथेटिक ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसमें मॉस के करेक्टर हैं, हेपेटिकी करेक्टर हैं, टेरिडोफाइट के करेक्टर हैं, एल्गी करेक्टर हैं, चारों के करेक्टर हैं। तो इसमें यह सवाल हमेशा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि आप एंथोसेरोटेल्स के एल्गल एंसेस्ट्री को बयान करें एग्जाम्पल देते हुए, या फिर आपसे ये पूछ लें कि हिपैटिक एंसेस्ट्री को आप बताएं, या फिर ये सवाल हो सकता है कि टेरिडोफिटिक एंसेस्ट्री क्या है, इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन करें। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एंथोसेरोटेल्स क्यों एक सिंथेटिक ग्रुप है, क्यों नहीं एक नेचुरल ग्रुप हम मानते हैं। तो इसके हिसाब से इनको आपको तैयार करना है। बाकी जो उसमें सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि स्पोरोगोनियम की विशेषता क्या है, तो उसमें आपको बता देना है कि इसमें सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस मिल जाती हैं, स्टोमेटा मिल जाता है, ये सब बताना है। और बाकी कंपेरेटिव आ सकता है तो नोटोथाइलस जो आपने तीनों पढ़े इनका तीनों का कंपेरेटिव आ सकता है, एंथोसोरॉस, मेगासोरॉस और नोटोथाइलस। इनमें क्या कंपेरेटिव है वो आप बना लीजिए, इसको पढ़ने के बाद अब अपना एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें तीनों का कंपैरिजन कर दीजिए। और साथ ही साथ फिर जो इसमें कुछ जो विशेष करेक्टर हैं वो देख लीजिएगा, जैसे नोटोथाइलस आप जब बताएं तो दोनों स्पीशीज़ याद रखें, एक कोलोमलेट और दूसरी नॉन कोलोमलेट। तो ये छोटी छोटी बातों के साथ में जो एंथोसेरोटॉप्सिडा है ये भी ख़त्म होता है और इसी के साथ ब्रायोफाइटा वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम अगले लेक्चर से टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।